नमस्कार, मैं नवनीत झा मिथिलांचल वासी गाजियाबाद न्यूज के सभी दर्शकों को, जितने भी फॉलोवर्स हैं सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो में एक अच्छी जानकारी भी लेते होंगे। तो मैं आज एआई में मीडिया के माध्यम से गाजियाबाद में आया हुआ हूँ, जो कि मिस्टर सुरेंद्र जी हैं, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में बरकरार हैं, बने हुए हैं। तो सुरेंद्र जी से आइए जानते हैं कि कुछ गाजियाबाद में या फिर बिहार में कहीं पर भी आजकल पार्टीशन सूट को लेकर के काफी लोगों को पूरी जानकारी नहीं हो पाती है कि पार्टीशन सूट में किस तरीके की बातें हों। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले बेटियों के अधिकार से ही शुरू करते हैं इनके परिचय के साथ। जी नमस्कार सुरेंद्र जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे। जी सर, आपका परिचय बताइए। सुरेंद्र कुमार एडवोकेट, मेरी गाजियाबाद में है प्रैक्टिस है और वकालत के साथ साथ हमने अपने साथियों के माध्यम से देश में महिलाओं को या पिछड़े समाज को या अनुसूचित जाति जनजाति के या बहिष्कृत समाज को उनके संवैधानिक विधिक अधिकारों से जागृत करने का प्रयास किया है और करते रहेंगे। जो हमारा एक विधि के वक्ता के तौर पर प्रवक्ता के तौर पर हमारा जो जिम्मेदारी बनती है कि वकालत में पेशे के साथ साथ हमें जनजागृति के लिए देश के लोगों को जागरूक करना चाहिए। जी सर, जागरूक करने के साथ साथ अभी आप जैसे देख रहे हैं पार्टीशन सूट, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पार्टीशन सूट को आप संक्षिप्त में बताएं, क्या है ये? पार्टीशन सूट का मतलब है कि पार्ट, बंटवारा, हिस्सा। जब परिवार में कोई सदस्य होते हैं, जितने सदस्य होते हैं उनके अधिकार कैसे सुनिश्चित किए जाएं, पार्टीशन का मतलब ये है। तो ये बेटी को अधिकार कब से मिलता है सर ये? हमारा संविधान बना और संविधान के जो पहले लॉ मिनिस्टर रहे, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था और हिंदू कोड बिल के लिए ही उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसी के अनुसार भारत में हिंदू विधि का निर्माण किया गया, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम जो भी है, ह्यूमैनिटी और उसका गार्जियनशिप एक्ट का है, ये चीज बने थे, जिसमें महिलाओं के लिए सीमित अधिकार थे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से जितने अधिकार दिए गए थे उन्हें धीरे धीरे लागू किया गया। शुरू में महिलाओं को, चाहे वो बेटी हो, माता हो, पत्नी हो, चाहे किसी भी रूप में हो, उनको परंपरागत विधि में या धार्मिक विधि में संपत्ति के अधिकार नहीं थे। हिंदू कोड बिल के माध्यम से वो अधिकार दिए गए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से जो अधिकारों में जो कमी थी, जो पैतृक थोड़ा सा एक लाइन में जैसे मैं समझना चाहूँ कि बेटी को क्या मतलब जन्म के साथ ही अधिकार मिल जाता है या फिर बाद में मिलता है? उसमें जो संशोधन हुआ 2005 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, तो 2005 में इसमें संशोधन हुआ और संशोधन के माध्यम से पैतृक संपत्ति हो या दादालाई संपत्ति हो या कृषि संपत्ति हो, उसमें जन्म के साथ ही उनका हिस्सा अच्छा, सुनिश्चित ऑन ऑन द डेट ऑफ बर्थ मतलब वो अधिकार मिल जाता है उनको। उसमें मिल जाता है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अपनी एक विधि व्यवस्था के माध्यम से एक है केस है 2020 में पारित किया गया कि जहां किसी के पिता की मृत्यु चाहे 2005 से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, उनका अधिकार उसमें रहेगा। तो ये पार्टीशन का सूट है। कृषि संपत्ति जहाँ है और वो दादालाई संपत्ति है, चाहे उसकी स्वर्जित संपत्ति है, उनका जो पार्टीशन सूट है वो तहसील में, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट अच्छा कोर्ट। सर, काफी लोगों का जैसे सवाल रहता है कि पार्टीशन सूट जैसे हम करें। जी सर, तो अब मान लीजिए कि बेटी की शादी हुई उत्तर प्रदेश में और बेटी थी बिहार की रहने वाली, रह रही है अब वो यहाँ पर, तो कहाँ पर उसको मुकदमा दायर करना होगा? क्या मतलब प्रोसीजर रहता है इसका, थोड़ा दर्शकों को बताइए। ये जो है 2005 में जो संशोधन हुआ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सुनिश्चित किया गया 2020 में, तो इसमें ये यूनिवर्सल है, पूरे देश के लिए है, ऑल इंडिया के लिए है। ये उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं कानून की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बेटी है, उसकी शादी हो गई, शादी में जब वो रह रही थी उसके पिताजी बिहार के रहने वाले थे, अब वो रह रही है उत्तर प्रदेश में। अब उसको केस करने जाना हो तो वो उत्तर प्रदेश कोर्ट में जाकर के केस करेगी क्योंकि सिविल वाद दायर होगा, या फिर सर वो बिहार जाना होगा उसको जहां पर जमीन है, ये पूछ रहा था। जहां संपत्ति है, जी सूट वहां फाइल होगा। ओके, यही सर। अच्छा, मेरा सर एक सवाल और रहेगा आपसे कि जैसे कि मान लीजिए अभी इसमें कृषि भूमि है उत्तर प्रदेश में,
है ना? इस पर अभी कुछ संशोधन होना है, इसके बारे में कुछ बताएँगे? जहाँ कृषि भूमि है या कोई वैसी स्वर्जित संपत्ति हो या वैसी मकान की आवासीय संपत्ति हो, तो उसका संशोधन हो चुका है उसमें, और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी विधि को सुनिश्चित किया जा चुका है कि जो कृषि विभाग की कृषि भूमि है, तो उसके लिए एसडीएम कोर्ट में या तहसीलदार की कोर्ट में एक पार्टीशन सूट दाखिल किया जाता है। अगर किसी ने कोई चीज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हुए परिवार के लोगों ने बहन बेटी का छुपाते हुए अधिकार को और उसमें नामांतरण करा लिया है, जी, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, जी सर। तो उसे कंसर्न कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर निरस्त कराया जा सकता है। अच्छा, क्या दाखिल खारिज भी कोर्ट के द्वारा मतलब निरस्त कर सकती है कोर्ट अगर दाखिल खारिज हो जाए तो? वो अपने कोर्ट उस आदेश को, जिसको कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हुए, मिसयूज ऑफ लॉ करते हुए जो संबंधित पक्षकार है उसने कराया है, और जिसके अधिकारों का वायलेशन हुआ है या अतिक्रमण हुआ है या अधिकार उसके खत्म किए गए हैं, तो वो व्यक्ति, वह बहन बेटी जाके संबंधित एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र देके उस म्यूटेशन को, जिसे नामांतरण कहते हैं, उसे निरस्त कराया जा सकता है और अपना नाम उसमें दाखिल कराया जा सकता है। जी सर, जैसे कि आप देखते हैं कि यूपी में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उसके बाद यूपी की जनसंख्या बढ़ने का कारण यह है कि यहाँ के से लोग जो है काफी लोग बाहर के लोग आकर के यूपी में बसे हुए हैं, वो जो कि प्रॉपर यूपी के नहीं है। अब इसमें एक मुद्दा ये भी आ जाता है कि जैसे कि बिहार में साक्षरता दर इतनी अच्छी है, लोग वहाँ पे इंजीनियर से लेकर के डॉक्टर अच्छे अच्छे पदों पर बिहार में, आपने भी सुना होगा वकील साहब की, अच्छे लोग डीएम एसडीएम के पदों पर हैं। जहां पर इतने शिक्षित लोग ऐसी मिट्टी में पैदा होते हैं, वहां के लोगों का इस कानून को, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कानून लेकर के आया कि बेटी को अधिकार मिलना चाहिए, मोदी जी ने कहा कि बेटी को अधिकार मिलना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, काफी ज्यादा बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर के जो है बातें होती हैं। लेकिन एक तरीके से चरमराई व्यवस्था को देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार में इतने अच्छे अच्छे पदों पे इंजीनियर से लेकर के मतलब काफी लोग रहते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के मतलब बेटी को अधिकार नहीं देकर के उनके हक का अगर खाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बेटियों को क्या करना चाहिए? कि बेटियां तो सर आप देखते हैं कि उनके पास पैसा एक तो छीन लिया जाता है उनसे, हक जो है उनसे छीन लिया जाता है, उसके बाद से चचेरे भाइयों में ज्यादातर विवाद हो जाता है, वो ही आपस में जो है पारिवारिक कलह करा देते हैं। इस चीज को लेकर के सर मतलब क्या कानून है बेटी को कि वो जो है अपने चचेरे भाइयों पे भी एक धारा लगवा दे? हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी चीज है कि संविधान में व्यवस्था है, विधि में व्यवस्था है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक हैं, उन्होंने भी ये व्यवस्था दी है कि बेटी का अधिकार है खेती की जमीन पर भी, आवासीय जमीन पर भी। परंतु पुरुष प्रधान सत्ता है, और इस पुरुष प्रधान सत्ता ने राजनीतिक एजेंडे के माध्यम से संविधान को और शिक्षा को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया, और जो पाखंडवाद के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर धर्म के नाम पर अधर्म पोषित किया गया है। धर्म के नाम पर उनको परंपरागत विधि के माध्यम से उनके जो विधिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनको हड़पने का एक कुचक्र, एक दुष्चक्र किया जाता है। इसलिए जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, वो धर्म को अफीम की तरह से चटाकर मातृशक्ति के संवैधानिक अधिकारों को, संपत्ति के अधिकारों को या विधिक अधिकारों को हड़पने का प्रयास करती हैं। उन्हें धर्म के बंधन में बांधकर, उनका बौद्धिक हरण करके, उनका मति हरण करके, उनका चरित्र हरण या संवैधानिक विधिक अधिकार, संपत्ति के अधिकारों को हड़पते हैं, या उनके साथ में इमोशनल अत्याचार करके, उनको भावनात्मक रूप से कमजोर करके उन्हें संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है और किया जाता रहा है। तो सर एक मानवता के नाते, अगर मैं लीगल रूप से नहीं करूं, एक मानवता के नाते मैं आपसे एक क्वेश्चन ये भी करना चाहूंगा कि ऐसे राक्षसों को जो कि बेटियों के अधिकार को हड़प करके अपने बच्चों में, पढ़े लिखे लोग होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंजीनियर से लेकर के अच्छे अच्छे पदों पर लोग होते हैं, जो कि अपने बच्चों को उसी पैसे से अगर वो परवरिश करते हैं, तो एक मानवता के नाते क्या मतलब उनके बच्चे मतलब सोच सकते हैं कि किस तरीके से किसी की हड़पी हुई संपत्ति को आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो क्या मतलब देखा जाए इस चीज को, क्या बोलेंगे आप? हमारे यहाँ ये सत्य, न्याय और प्रामाणिकता पर बातें नहीं की जाती। हमारे यहाँ वैज्ञानिक जीवन शैली पर बातें नहीं की जाती। हमारे यहाँ मानवीय विकास के लिए प्रयास नहीं किए जा सकते। मानसिक प्रदूषण
इतना फैला रखा है कि दूसरे के अधिकारों को धर्म के नाम पर हड़पने की एक परिपाटी या परंपराएं या प्रथाओं को थोपा जाता है। जी सर, तो मेरा एक क्वेश्चन सर आपसे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वैल्यूशन मनी पे आते हैं, कि जैसे कि वैल्यूशन मनी एक कोर्ट में मतलब वाद दायर करने के बाद एक वैल्यूशन मनी का पार्ट होता है। जिस बेटी के पास सर इतना पैसा ही नहीं है कि वो 10 लाख रुपया लगा दे, कोर्ट फीस दे दे 10 लाख, उसके बाद उसका वाद जो है सुना जाएगा, तो ऐसे मतलब कौन से मतलब बेटी कोर्ट के नियम में वो गरीब मानी जाती है कि कोर्ट उसको उस मनी पर रिबेट दे दे? देखो, कोर्ट में हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और विधिक व्यवस्था है, वो सुनिश्चित है। और हमारे देश की सरकार ने अधिकार दिए हैं, परंतु उन अधिकारों से जन जागरण या जागृति करने के लिए प्रयास नहीं किए। नहीं तो अगर नगर क्षेत्र है तो वहां पे हर वार्ड में, हर गली पे, तिराहे पे, चौराहे पर महिला सशक्तिकरण के अधिकार और उन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्थाएं संबंधित अधिकारी कहाँ पे हों, इसकी व्यवस्था हमारी सरकार को करनी चाहिए। माननीय न्यायालय को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि वो हमारे संवैधानिक अधिकारों के रक्षक हैं। तो उन अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो ये हमारे अधिकार हैं, वो हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने वाले अधिकारी हैं। तो हम उनसे मांग करें, हम भारत के लोगों को ये मांग करनी चाहिए, उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए कि उन्हें हमारे अधिकारों को मांग करें। खेती की जमीन पर कोर्ट फीस ज्यादा नहीं लगती, नामांतरण के लिए या जो भी बंटवारा है आपसी, उसके लिए कोई ज्यादा फीस नहीं लगती। अगर किसी ने हमारे अधिकारों को हड़पा है, तो अगर आवासीय संपत्ति है, अच्छा, कुछ सर धाराएं बताएं, क्या क्या धाराएं लगवा सकते हैं एक बेटी, क्या कौन कौन सी धाराओं के साथ जो है अपने पार्टीशन सूट को आगे बढ़ा सकती है? हमारा जो पार्टीशन का शॉर्ट में सर धाराएं बताएं। तो इसमें धाराएं अलग अलग, उसमें अलग अलग होती है। इसमें जहां मुटिशन का है, अब राजस्व अधिनियम आ गया उन चीजों पर। उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर हम आते हैं और वो आवासीय संपत्ति है, दूसरे ने कब्जा कर लिया है, तो वहां उस पर स्टे की कार्रवाई और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का तहत हम सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। सर कितने नोटिस भेजने के बाद हम सिविल कोर्ट में जा सकते हैं? कोर्ट में तो हम सीधे भी आ सकते हैं। एक संबंधित थाने में भी दिया जा सकता है, एक लीगल नोटिस भी दिया जा सकता है। अगर उसमें पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, हमारे अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाती है, जिन पर वो अतिक्रमण करके कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये सिविल नेचर का है, तो हम फिर सिविल कोर्ट में आते हैं और वहाँ पे स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दाखिल किया जा सकता है पार्टीशन के लिए। और वहाँ पर अगर कोई कमजोर है तो वहाँ किंचन वाद दाखिल किया जा सकता है। अपने बंटवारे के हिसाब से कितनी संपत्ति आती है, वो सीनियर डिवीजन में या जूनियर डिवीजन में उसी के हिसाब से सूट दाखिल किए जाते हैं कंसर्न कोर्ट में, और उसी के हिसाब से कोर्ट फीस लगती है। तो अगर कोई देने में अक्षम है तो सरकार संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा उनको भी दिया गया है कि किसी के अधिकार असुरक्षित ना रहें और वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। तो माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर वो दे सकता है कि वाद के बाद में हम उस सूटों को दाखिल किए जा सकते हैं। कि कोर्ट में एक ये चीज है कि जहाँ होते हैं उनके वादकालीन जो भी खर्चे हैं, जो दूसरा पक्ष है जिसने अधिकारों को हड़पा है, उससे भी वसूलने की प्रक्रिया होती है। तो सर पार्टीशन सूट में अधिकांश मुकदमे जीते जाते हैं या हारे जाते हैं? हर ये व्यक्ति की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मामला कितने दिन तक कोर्ट में चलता है सर? जो कमजोर पक्ष है, जो जो सत्य है, जिसके पास में अपने अधिकार न्याय है और जो प्रामाणिकता के आधार पर अपने अधिकारों के प्रति उनको प्राप्त कर सकता है, वो माननीय न्यायालय में जाता है। वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने हाँ, अधिकारों मतलब को वही लागू मैं एक मिनिमम टाइम पूछ रहा हूँ, कितने से जल्दी जल्दी सॉर्ट हो जाता है सर? परंतु परंतु दूसरा जो पक्ष है, जो बेईमान है, जिसने अधिकारों को हड़पा है, अनाधिकार तरीके से उसके अधिकारों पर अतिक्रमण करके कब्जा किया है, तो वो पक्ष ये चाहता है कि अच्छे वकीलों के माध्यम से कोर्ट की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा विलंबित करें, खंडित कर दें। विलंबित करें, विलंबित देरी से करके वो करता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो न्याय है, न्याय व्यवस्था है, वो रईसों की या अमीरों की चौखट पर दम तोड़ रही है और गरीब अपने अधिकारों को गरीबी के कारण लागू नहीं कर पाता, तो वो अपने अधिकारों को असुरक्षित समझते हुए या उनको लागू कर सर अब खर्चीले मतलब जैसे कि आपने बताया कि पैसे वाली पार्टी है वो जो है विलंबित करवाते हैं, तो सर अगर मान लीजिए कि विलंबित करवाने के पीछे वो कुछ तो तर्क देते होंगे, तो क्या कुछ एक आप प्रकाश डालेंगे ऐसे, क्या मतलब बेटियों को कहाँ पे सतर्कता बरतनी चाहिए पार्टीशन सूट के मामले में?
सरकार को सुशासन की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। सरकार को जो देशवासियों के या जो भी है, गरीब है या अमीर है, सबके अधिकारों को एक समयबद्ध तरीके से उनको सुनिश्चित करने की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। कहीं पे भी मतलब कुशासन ना हो, सुशासन हो, ऐसी व्यवस्था करें। और देश में भ्रष्टाचार की व्यवस्था हर जगह पर पूरी तरह से चरम पर है, जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। और सरकार ने कई तरीके से ये किया है कि जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर भ्रष्टाचार, क्वेश्चन मेरा ये था कि जहां मतलब जहां शॉर्ट में सर करिए क्योंकि टाइम भी नहीं है। भ्रष्टाचार की अदालतें हर जिले में होनी चाहिए, क्योंकि जो रक्षक हैं जी, वही हमारे अधिकारों के भक्षक हैं। वो न्यायिक अधिकारी के तौर पर कार्य नहीं करते, वो पद और स्थिति का दुरुपयोग करते हुए अपने स्वार्थ या अपने हितों की पूर्ति